मेरी उम्र 14 साल थी, मगर मैं देखने में एक 20 साल की जवान और बहुत ही खूबसूरत लड़की लगती थी। हमारे गांव के चौधरी और साथ वाले गांव के ठाकुर ने मुझे देखा तो दोनों ही मुझ पर आशिक हो गए। उन दोनों का इसी बात पर झगड़ा हो गया। वो दोनों ही मुझसे शादी करना चाहते थे। इस झगड़े में कई लोग मारे भी गए थे। एक रोज ठाकुर साहब के बंदे मुझे उठाकर ले गए और उस रात तो मुझ पर कयामत ही टूट पड़ी थी। जब ठाकुर साहब के साथ साथ मैं उस रात को कैसे भूल सकती थी। शाम के 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक बाबा के चेहरे पर डर ही डर फैला हुआ था। उस डर को देखते हुए मैं समझ गई थी कि आज जरूर घर में कुछ गलत होने वाला है, कुछ तो अनहोनी होने वाली है। बाबा बार बार दरवाजे को कुंडी लगाते और कभी अपने आप को देखते। ऐसा लगता जैसे बाबा अपनी ताकत को आजमा रहे हों, जैसे पापा जानते हों कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तभी मैंने देखा हमारे घर के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई थी, और ये दस्तक सुनते ही पापा चीख कर माँ से बोले, सीमा, बेटी को जल्दी से अंदर ले जाओ और कपड़ों वाली पेटी में छुपा दो। ये कहकर बाबा ने मुझे माँ की तरफ धकेला था। माँ मुझे पकड़कर सीधा अंदर कमरे में ले गई और कपड़ों वाली पेटी में छुपाकर बोली, यहाँ से हिलना भी मत और सांस लेने की भी आवाज बाहर ना आने पाए, वरना हम सब मारे जाएंगे। मैं सोच रही थी कि अम्मा ऐसा क्यों कर रही हैं, लेकिन फिर जब थोड़ी ही देर के बाद जूतों की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो मैं समझ गई थी कि वाकई मेरी और मेरे माँ बाप की जान को खतरा है। दरवाज़ा टूटने की आवाज़ आई थी और फिर एक गजबनाक चीख, जो कि शायद मेरी माँ की थी। उन लोगों ने हमारे घर के कीमती बर्तन भी तोड़ दिए थे। सभी हमारे घर की तलाशी ले रहे थे। मेरी माँ ने मुझे बहुत ही होशियारी से ऐसी जगह छिपाया था जहाँ खुशकिस्मती से वो लोग पहुँच नहीं सकते थे। वो लोग भूखे कुत्तों की तरह पापा से पूछ रहे थे, तुम्हारी बेटी संजना कहाँ है? पापा ने मुझे छुपा दिया था। पापा बोले, मैं नहीं जानता कि संजना कहाँ है। वो डर कर यहाँ से भाग गई है। मुझे कुछ भी नहीं पता कि वो भाग कर कहाँ गई है। वो आदमी पापा पर दहाड़ते हुए बोला, बुढ़े, हमें पागल मत बना। वो 14 साल की लड़की कहाँ जा सकती है? तूने ही उसे कहीं छुपाया होगा। मेरा दिल चाहा मैं उस बेटी से बाहर निकल आऊं और अपने बाबा को बचा लूं, पर ये बेवकूफ़ी मैं नहीं कर सकती थी। मैं जानती थी इसका अंजाम क्या होगा। मेरा दिल इस समय बुरी तरह से कांप रहा था, मगर बाबा कुछ नहीं कर पा रहे थे। और फिर वो गुंडे लोग वहां से चले गए। उनके जाने के कुछ देर बाद पापा थोड़े सुकून से होकर बैठे और मेरी माँ से बोले, बस वो लोग आने ही वाले होंगे, तुम चिंता मत करो। उसके बाद हमें अपनी बेटी की चिंता नहीं रहेगी। ये चौधरी खुद को समझता क्या है? मैंने उसकी जड़ें ना काटी तो तुम मेरा नाम बदल देना। अब मैं ये बातें सुनकर और भी ज्यादा रो रही थी। अम्मा को पता था जो भी हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, लेकिन हम सभी खामोश थे। फिर अम्मा ने मुझे उस पेटी से निकाला और बोली, बेटी, तूने घबराना नहीं है। हम जो भी कर रहे हैं तेरी भलाई और तेरी खुशी के लिए कर रहे हैं। ये कहकर अम्मा ने मुझे एक खूबसूरत सा जोड़ा पहनाया और मुझे मुंह धुलवाकर तैयार करने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था अम्मा ऐसा क्यों कर रही हैं। हालांकि ये रात का समय था और रात को अम्मा मुझे अपने पास सोने का कहती थीं, पर आज वो मुझे तैयार कर रही थीं, जैसे किसी दुल्हन को सजाया संवारा जाता है। मैं भी वैसे ही तैयार हो गई थी। जैसे अम्मा ने कहा मैंने वैसा ही किया। अम्मा ने मुझे दुल्हन बना दिया और फिर लगभग 5 मिनट ही गुजरे थे कि फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई थी। बाबा आराम से बाहर गए और दरवाजे को खोला तो सामने 4 आदमी खड़े थे। बाबा उन्हें लेकर अंदर आ गए। अम्मा ने मुझे चारपाई पर बैठने को कहा। मैं चारपाई पर सिमट कर बैठ गई थी। अम्मा बोली, अब तू इस पर लेट जा और हाँ, तब तक मत उठना जब तक ये लोग तुम्हें उठने को ना कह दें। अम्मा, तुम मुझे कहाँ भेज रही हो और ये लोग कौन हैं? मैं अम्मा से डरी हुई निगाहों से सवाल कर रही थी। अम्मा ने मुझे चुप रहने का इशारा किया और बोली, सवाल मत कर मेरी बच्ची। तू जहाँ भी जा रही है मैं तेरे भले के लिए ही तुझे वहाँ भेज रही हूँ। अम्मा ने मुझे चुप करवा दिया। अम्मा ने कहा कि तुम्हें अपने सारे सवालों के जवाब कल मिल जाएंगे, और फिर मुझे वो चारपाई पर लेटने को कह दिया। वो आदमी जो कि चारों ही नकाबपोश थे, उन्होंने चारपाई को एक एक कोने से उठा लिया। मैं अभी चीखना ही चाहती थी, पर मुझे समय पर ही अकल आ गई कि मेरी माँ ने मुझे खामोश रहने के लिए कहा है। मैं जानती थी अब चीखने का भी कोई फायदा नहीं होगा। उस चौधरी को अगर पता चल जाता कि मैं घर पर ही हूँ तो वो मेरी जिंदगी नर्क से भी बदतर कर देता। दरअसल चौधरी रामनाथ ने मुझे आज से लगभग 1 महीना पहले अपने खेतों में देख लिया था। उसकी गलत निगाहें सर से पांव तक मेरा जायजा ले रही थीं। मैं एक ऊंचे कद वाली और बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। मेरी उम्र तो सिर्फ 14 साल थी, पर मैं 18-20 की लगती थी।
वो चौधरी मेरे पास आकर कहने लगा, मुझे पता होता कि इस गांव में इतने नायाब हीरे हैं तो मैं उन्हें अपनी सल्तनत बना लेता हूँ और तुझे तो अपनी लौंडी बनाकर ही रहूंगा। इस बात पर मैं हैरान रह गई थी। लौंडी और कनीजों वाली बातें तो मैंने कहानियों में पढ़ चुकी थी। ये आदमी क्या कह रहा था मैं कुछ ना समझी। मैंने ये बात जाकर अम्मा को बता दी तो वो भी परेशान हो गई और फिर इस चीज का नतीजा लगभग 1 हफ्ते बाद निकला था। एक शाम जब अम्मा बाबा और हम सब आराम से अपने घर में बैठे खाना खा रहे थे कि हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई और चौधरी रामनाथ हमारे घर आया था। हमने उसका अच्छे से स्वागत किया। वो मेरी दादा की उम्र का था। मैंने यही सोचकर उसके सामने चाय पानी रखा था, लेकिन उसकी नजरें कुछ और ही देख रही थीं। वो बाबा से कहने लगा, देख सुरेश, तू मुझे अपनी बेटी दे दे। मैं इसे शादी करूं या इसे अपनी लौंडी बनाऊं, ये मेरा काम होगा। हाँ, इसके बदले तू जितनी चाहे जमीनें ले सकता है। तेरा मन हो उतनी जमीनों के कागजात पर तू दस्तखत करवा ले। बाबा चौधरी की बात सुनकर दंग रह गए थे। कहने लगे, चौधरी रामनाथ, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपको मेरी बेटी क्यों चाहिए? पहले तो बाबा यही समझे कि शायद अपने बेटे के लिए चौधरी रिश्ता मांग रहा है, पर उसके बेटे की उम्र भी 30 साल की थी। लेकिन बाबा उस वक्त तो दंग रह गए जब उसने अपना रिश्ता मेरे लिए मांगा था। मुझे भी बहुत हैरत हुई थी और बाबा तो जैसे जमीन पर पत्थर के बने बैठ गए थे। कहने लगे, चौधरी रामनाथ, आप कैसी बातें करते हैं? आप भी बेटियों वाले हैं। मेरी संजना तो अभी फूल सी बच्ची है, उसकी उम्र अभी सिर्फ 14 साल है। इस बात पर वो हंसकर बोला, तो कोई बात नहीं, तो बस उसे मुझे दे दे, मैं भी उसे फूलों की तरह रखूंगा। बाबा चौधरी की बात सुनकर गुस्से में आ गए, लेकिन एक गरीब आदमी की गैरत दिखाना इतना आसान नहीं होता। पर बाबा ने फिर भी उसके सामने गैरत दिखाई थी और बोले, मैं अपनी बेटी तुझ बुढ़े को नहीं देना चाहता। तुझे शर्म नहीं आती? हवस के पुजारी, लोगों की बेटियों पर गलत नजर रखते हुए तुमने पहले ही 3 शादियां कर रखी हैं, पर अभी भी तुम्हारा दिल नहीं भरा। मेरी मासूम और इतनी कम उम्र बच्ची में तुमने क्या देख लिया कि तुम उसके पीछे ही पड़ गए हो? भगवान के लिए मेरे घर से चले जाओ। ये सुनकर वो चौधरी भी गुस्से में आ गया कि तुमने चौधरी रामनाथ से पंगा लेकर अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम याद रखोगे। पहले मैं तुम्हारी बेटी को इज्जत से मांग रहा था, पर अब मैं उसे जबरदस्ती लेकर जाऊंगा। 1 महीने के बाद आऊंगा और उसे लेकर जाऊंगा। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये सुनकर बाबा को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था, लेकिन वो डर भी गए थे। हालांकि उन्होंने अपनी बेटी और बीवी के सामने उस आदमी से कुछ नहीं कहा था, लेकिन मैं जान गई थी बाबा को ये सब अच्छा नहीं लगा और अम्मा को भी बाबा ने सावधान रहने का कहा था। उसके बाद 1 महीने तक चौधरी रामनाथ धमकियां देता रहा, कहता रहा, अपनी बेटी मुझे दे दे सीधे तरीके से, वरना अच्छा नहीं होगा। बाबा हर बार मना करते रहे, पर अब बाबा गहरी सोचों में गुम रहते थे। 2-2, 3-3 दिन गांव से बाहर चले जाते। वो ना जाने किससे मिलने जाते थे। ये बात मेरी समझ में नहीं आती थी और फिर जब वो घर वापस आते तो अम्मा को हमेशा उम्मीद दिलाते और कहते, चौधरी की मोहलत खत्म होने से पहले ही मैं कुछ ऐसा करूंगा कि हमारी बेटी हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगी। पर मैं नहीं जानती थी बाबा मेरे लिए क्या करने वाले हैं। मैं तो बस कबूतर की तरह आंखें बंद किए बिल्ली के जाने का इंतजार कर रही थी। और तभी एक रात यह हादसा हो गया और फिर मुझे वो नकाबपोश चारपाई पर उठाकर मेरे घर से ले गए। मैं खामोश थी। मैं जानती थी बाबा मेरे लिए कुछ गलत नहीं सोच सकते। माँ बाप हमेशा औलाद का भला ही सोचते हैं। वो कभी भी ऐसा नहीं करते कि अपने फायदे की खातिर अपनी औलाद को नुकसान पहुंचा दें। बस मैं इसी सोच को लेकर सुकून में थी। फिर वो आदमी मुझे उल्टे सीधे रास्तों से घुमाते हुए ना जाने कहाँ लेकर जा रहे थे। मेरा नाजुक सा शरीर चारपाई पर झटके खा रहा था। मैं सोच रही थी आखिर बाबा ने मुझे इन लोगों पर भरोसा करके इतनी दूर कहाँ भेज दिया है। तभी ये लोग एक दूसरे से बातें करते हुए कहने लगे कि हम बहुत थक गए हैं, कुछ देर आराम कर लेते हैं, थोड़ा ताजा दम होकर फिर आगे चलेंगे। उनमें से एक आदमी ने चीखते हुए कहा, तुम होश में तो हो? तुमने बड़े साहब की अमानत उठा रखी है, अगर उसे कुछ हो गया तो हम सब मारे जाएंगे। और मुझसे बोले, अरे मैडम जी, तुम परेशान मत होना, हम तुम्हें एकदम सुरक्षित बड़े साहब के पास पहुंचा देंगे। उन आदमियों ने चारपाई को नीचे जमीन पर रखते हुए कहा था। मैं नहीं समझ पा रही थी ये लोग मुझसे इतनी मोहब्बत और सम्मान से लेकर क्यों जा रहे हैं। क्या वाकई बाबा ने मेरे लिए बहुत अच्छा सोचा था? ये सोच मेरे दिमाग में घूम रही थी कि उन लोगों ने दरिया के किनारे चारपाई रखी थी। मैं भी उठकर बैठ गई। अब मुझे ये लोग बिल्कुल भी बुरे या खतरनाक नहीं लग रहे थे। जाहिर है मेरे बाबा ने मुझे उनके साथ भेजा था तो कोई इसमें गहरा राज छुपा होगा। उनमें से 2 नकाबपोश मेरे पास रुके और बाकी दरिया पर चले गए। शायद ये लोग हाथ मुंह धोने चले गए थे। फिर मैंने देखा ये लोग दरिया के किनारे खड़े होकर आपस में बातें भी करने लगे थे।
उन लोगों के चेहरे पर ही शराफत झलक रही थी। मुझे पक्का विश्वास हो गया था कि ये लोग बुरे नहीं हो सकते। फिर मैं क्या जानती थी कि आगे मेरी जिंदगी में क्या लिखा है, कितनी दर्द और कितनी ठोकरें लिखी हैं। थोड़ी देर के बाद ये लोग फ्री होकर आए और कहने लगे, अगर तुम यहाँ पर परेशान नहीं हो रही तो हम एक मछली पकड़कर उसका शिकार कर लें और उसे पका लेते हैं, क्योंकि भूख भी लग रही है। क्या तुम खाओगी? मैंने ना में सिर हिला दिया। अगर ये लोग मेरे साथ अच्छे थे तो भी मैं इनके ऊपर किसी भी तरह का विश्वास करके खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी, इसलिए मैंने उन्हें मना कर दिया। दूसरे आदमी ने पहले को इशारा किया और बोला, देखा तुमने, ऐसे ही तो इस खानदान की इतनी तारीफ नहीं होती। ये लोग बहुत ही खुददार टाइप के लोग हैं। मैं उनकी बातें नहीं समझी थी। खैर 10 मिनट के बाद वो चारपाई दोबारा उठाकर चल पड़े थे। मैं भी पहले की तरह आराम से लेट गई। अब तो मुझे आदत भी हो गई थी। ये लोग दरिया का पुल पार करने लगे तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। मैंने चारपाई को कसकर पकड़ रखा था। लगता था कि जैसे मैं अभी कहीं नीचे ही न गिर जाऊं। दरिया पार करके जैसे ही ये लोग दूसरे तरफ आए, मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरा गांव बहुत दूर रह गया था। मेरी आंखों से ना जाने क्यों आंसू बह निकले। अंधेरी रात में मुझे बहुत भी डर भी लग रहा था और अब अपनी अम्मा और बाबा की याद भी आ रही थी। काफी देर के बाद वो मुझे एक जगह पर लेकर आए। मैं जिस जगह पहुंची थी वो बहुत ही अलग और शांत सी जगह थी। एक बड़ी सी हवेली पर मेरी नजर पड़ी, जहां पर रोशनियों से जगमगाती हर चीज थी। हवेली के बड़े से और शानदार दरवाजे पर मुझे उतारा गया था। चारपाई से मैं उतरी ही थी कि एक शोर शुरू हो गया था। छोटी छोटी लड़कियां खुशी से मेरी तरफ बढ़ी थीं। ये लगभग 4-5 लड़कियां थीं। उनके पीछे पीछे एक बड़ी उम्र की औरत भी आई थी, जो लगभग उम्र में 40 साल की लगती थी। उसने मुझे देखा तो बोली, आ गई मेरी बेटी, बधाई हो, तुम्हारे कदम इस हवेली में बहुत ही ज्यादा शुभ साबित होंगे। मैं तुम्हारे पापा को जानती हूँ, बड़े ही अच्छे और नेक इंसान हैं। ये कहकर उस औरत ने मुझे हाथ से पकड़ा और अंदर की तरफ ले आई। मैंने देखा उस कमरे में 2 बड़े बड़े बेड बिछे हुए थे। एक बेड पर मुझे बिठाया गया और फिर मेरी हुलिये को सही किया जाने लगा। आते जाते मेरा हुलिया काफी खराब हो चुका था। दोबारा से मुझे सजाया गया, जेवरात भी पहनाए गए और फिर एक औरत कहने लगी, बेटा आज तुम्हारी शादी है, वो भी एक बहुत ही अच्छे आदमी से। अब तुम्हें जो भी कहा जाए बस तुमने वही करना है। मेरी माँ ने भी तो यही कहकर मुझे भेजा था कि जैसा वो लोग कहते हैं वैसा वैसा ही करना, उनकी किसी भी बात को इनकार मत करना। मैंने इसीलिए हाँ में सिर हिला दिया। थोड़ी देर बाद ही वो लोग मुझे उठाकर बाहर ले गए, जहाँ शादी का मंडप सजा हुआ था, और फिर वहाँ मेरी एक आदमी से शादी कर दी गई। फेरे लेते हुए मेरी आंखों से आंसू टपक रहे थे। मैं सिर्फ 14 साल की थी और इतनी ही उम्र में मेरी शादी हो रही थी। मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। मैं डर भी रही थी। मैं नहीं जानती थी मेरी शादी किस आदमी से हो रही है। हालांकि देखने में वो हट्टा कट्टा मर्द लग रहा था। मैंने अपनी नजर उठाकर अच्छे से उसका चेहरा नहीं देखा था कि वो कौन था और मुझसे क्या चाहता है, और क्यों एक आम सी झोपड़ी में रहने वाली लड़की को इस बड़ी हवेली में लेकर आया था। मेरी उससे शादी हो गई और फिर वही औरत मुझे उठाकर दूसरे कमरे में ले गई। यहाँ एक बहुत ही शानदार गुदगुदा रेशमी बिस्तर बिछा हुआ था। वो बोली कि तुम अब सो जाओ, तुम थकी हुई हो, हम सुबह बात करेंगे। अभी रात बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन हाँ सोने से पहले खाना जरूर खा लेना। अभी मैं नौकरानी के हाथ भेज रही हूँ। मैं अभी कमरे में जाकर बैठी ही थी कि एक शोर शराबा हवेली के दरवाजे पर होने लगा था और फिर धमाकों की आवाजें भी आने लगीं। लगता था जैसे कोई युद्ध छिड़ गया हो। वो औरत दरवाजा बंद करके दोबारा मेरे पास आकर बैठी और बोली, बेटी तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हमारे कुछ दुश्मनों ने हमारी हवेली पर हमला कर दिया है। ये बाहर मर्दों का काम है, वो देख लेंगे। उन्होंने हम औरतों पर कभी आज तक आंच नहीं आने दी है। मैं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही थी तो वो औरत कहने लगी कि तुम घबराओ मत, अब तुम एक बहुत ही बड़े इंसान की पत्नी बन चुकी हो, जो कि बहुत ही ऊंचे घराने से संबंध रखता है। तुम पर कोई भी आंच नहीं आ सकती। ये कहकर उस औरत ने मुझे प्यार किया और कहा, तुम सो जाओ, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, कुछ हुआ तो तुम्हें बता दूंगी। मैंने कहा ठीक है और फिर मैं सो गई। सुबह उठी तो वो औरत वहीं मेरे साथ ही लेटी हुई थी। कहने लगी, चलो तुम्हारे बाबा तुमसे मिलने आए हैं, वो तुमसे मिलेंगे तो उनको अच्छा लगेगा और वो तुम्हें कुछ बताना भी चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं खुशी खुशी बाबा से मिलने चली आई। वो मुझसे इतनी दूर से मिलने आए थे। मैं बाहर गई तो बाबा बड़े से कमरे में बैठे हुए थे और उनका सर झुका हुआ था, लेकिन चेहरे पर बहुत ही सुकून था। मुझे देखते ही मेरे पास आए, मेरे सर पर हाथ रखा और मेरे साथ ही बैठ गए।
फिर बोले, मेरी प्यारी बेटी संजना, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बताए बगैर इतना बड़ा फैसला कर लिया, पर मुझे इतना मालूम है मेरी बच्ची मुझे शर्मिंदा नहीं करेगी। और तुमने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। मैंने जो कहा था वो समझाया था, तुमने बिल्कुल वैसा ही किया है और सब कुछ वैसा ही हुआ है। तुमने लोगों के सामने उनकी बात मान के बहुत अच्छा काम किया है। बेटा, मुझे तुमसे इतनी सी उम्र में इतने बड़ी बात की उम्मीद भी नहीं थी। तुमने तो मेरी परवरिश का इतना मान रखा है कि मैं बहुत खुश हूँ। मैं बाबा के पास बैठी रही। बाबा मुझे प्यार किए जा रहे थे। कभी मेरे सर पर हाथ रखकर दिलासा देते तो कभी खुश होकर मुझे गले लगा लेते। मैंने कहा, बाबा ये लोग कौन हैं जिनसे मेरी शादी हुई है? बाबा बोले, बेटा, जिससे तुम्हारी शादी हुई है उसका नाम ठाकुर ब्रजेश है और वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है, तुम्हें बहुत ज्यादा खुश रखेगा। इस हवेली का वो अकेला मालिक है। बाबा कहने लगे, अब मुझे वापस जाना होगा क्योंकि चौधरी रामनाथ पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा है और इस वक्त वो बहुत गुस्से में है। उसे लगता है मैंने तुम्हें कहीं छुपा रखा है। घर में आकर उसने पूरे घर की तलाशी भी ली थी। तुम्हारी माँ को भी बहुत बातें सुनाकर गया है। कह रहा था तुम जहाँ भी होगी वो तुम्हें ढूंढ निकालेगा। लेकिन देखो, अब ऐसा नहीं हो सकता। उसकी तबीयत ठाकुर ब्रजेश ने साफ कर दी है। ब्रजेश के लिए तुम जिंदगी मौत का मसला हो क्योंकि तुम उसकी इज्जत बन चुकी हो। बेटा, तुम अब चिंता मत करो। जब तुम अपने पति को देखोगी तो तुम्हें मेरा फैसला बुरा नहीं लगेगा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं खामोश बैठी रही। मैंने किसी भी दुख का इजहार नहीं किया था क्योंकि मैं अपने बाबा को परेशान नहीं करना चाहती थी। बाबा हवेली से चले गए थे। वो औरत दोबारा से मेरे पास आई और बोली, तुम जाकर बाथरूम में नहा लो और अच्छे से तैयार हो जाओ। मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा जोड़ा निकाल कर रखा है। औरत की बात सुनकर मैं जाकर नहा धोकर तैयार हो गई। उसने मुझे लाल रंग का एक बहुत ही खूबसूरत लहंगा दिया था। बोली, आज तुम्हारा पति तुमसे मिलने आएगा तो इसीलिए तुम्हें तैयार रहना है। मैं भी खुश हो गई थी। जिससे मेरी शादी हुई थी कम से कम उसे देख तो लूं। फेरों के समय भी मैंने उसे अच्छे से नहीं देखा था। मैंने अपने आप को खूब अच्छे से सजाया था, पर मैं थी तो बच्ची ही। मुझमें समय से पहले अकल आ चुकी थी। मैं तैयार होकर बैठी, तभी दरवाजा खुला और मेरा पति जब कमरे में आया तो मैं दंग रह गई थी। वो तो बहुत ही कम उम्र लड़का था। उसकी उम्र लगभग यही कोई 19-20 साल होगी। उसे देखकर मेरा दिल खुश हो गया था। मैंने कहा, क्या आप ही ब्रजेश जी हैं? मेरे पूछने पर वो हंस पड़ा। बोला, हाँ जी, मेरा नाम ही ब्रजेश है। अब तुम मेरी पत्नी हो और मुझे तुम पर गर्व है। तुम बहुत ही अच्छे खानदान की लड़की हो। मुझे अपनी नस्ल के लिए ऐसे ही अच्छी खानदान की लड़की की जरूरत थी। मैं तो उसकी बातें सुनकर हैरान रह गई थी। फिर उसने जो जो बातें कही मैं सुनती रही। वो बोला, हम कुछ साल के बाद भी शादी कर सकते थे, मगर तुम्हारे गांव का चौधरी तुम्हारा दुश्मन बन गया था। उसने तुम्हारा जीना हराम कर दिया था, इसलिए शादी बड़ी मजबूरी में करना पड़ी है। हम भी ठाकुर लोग हैं और उससे बड़े ठाकुर हैं और इसलिए वो हमारे सामने अब जबान भी नहीं खोल सकता। मैंने उसे ऐसा सीधा कर दिया है कि वो ये गाँव छोड़ कर ही भाग जाएगा। मेरे पति ने मुझे ऐसी ऐसी बातें बताई कि मैं खुशी से फूली नहीं समा रही थी। मैंने सोचा मेरी शादी इतनी कम उम्र में हुई है, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे भी जिंदगी देखने का मौका मिलेगा और मैं अपने पति के साथ ही बड़ी होंगी। उस आदमी के साथ जिसके साथ मेरी जिंदगी गुजरनी थी, मैं उसी के साथ रहूंगी तो जिंदगी कितनी खूबसूरत होगी। फिर उसने जो बात मुझे आगे बताई थोड़ी परेशान करने वाली थी। कहने लगा कि तुम अपने खानदान के बारे में जानती हो, लेकिन मुझे अपने खानदान के बारे में कुछ भी पता नहीं था। फिर वो कहने लगा कि तुम्हारा खानदान भी एक बहुत ही अच्छा खानदान है, लेकिन बस हालात ऐसे बन गए कि तुम लोग झोपड़ी में रहने पर मजबूर हो गए थे। असल में तुम्हारे बाप ने अपनी पसंद की शादी किसी गरीब लड़की से कर ली थी, जिसकी वजह से तुम्हारे दादा ने उन्हें घर से निकाल दिया और अपनी सारी जायदाद से भी बेदखल कर दिया। और दूसरी बात यह कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुमसे मेरी शादी पसंद की शादी है। मैंने एक बार तुम्हें देखा तो पहली नज़र में ही तुम्हें दिल दे बैठा था और फिर जब तुम्हारे बाप से रिश्ते की बात की तो उन्होंने बताया अभी तुम्हारी उम्र सिर्फ 14 साल है, मगर देखने में तुम 18-19 साल की लगती हो। उन्होंने बताया ये चीज़ हमें विरासत में मिली है। उनके खानदान की बहुत सी लड़कियाँ कम उम्र में ही जवान हो जाती थीं, फिर मजबूरन उनकी शादी जल्दी करना पड़ती थी। और ये भी बताया कि चौधरी रामनाथ तुम पर बुरी नजर रखता है। वो किसी भी समय तुम्हें उठाकर ले जा सकता था और तुमसे शादी भी करना फिर मेरी मजबूरी बन गई थी, वरना तुम्हारी जान को खतरा था। मेरे पति ने मुझे कोई भी बात नहीं छुपाई थी। ब्रजेश ने आगे बताया कि मैंने घर आकर अपने बाबा से बात की और तुम्हारे बारे में उन्हें सब कुछ बताया।
मेरे बाबा इस गांव के बहुत बड़े ठाकुर हैं और वो अपने गांव का बहुत ख्याल भी रखते हैं। दूर दूर तक उनके चर्चे हैं। मैंने उन्हें बताया कि मैं तुम्हें पसंद कर बैठा हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। तो बाबा ने मुझे समझाया, अभी तुम भी कम उम्र हो और वो लड़की भी कम उम्र है। तुम्हारे बाबा और मेरे बाबा आपस में बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, इसलिए बाबा ने मुझे समझाया कि बाद में शादी करेंगे। हालांकि वो तुम्हारी ही अमानत रहेगी और मैं अपने दोस्त से बात कर लूंगा कि हम आगे कुछ समय सरकने के बाद दोनों बच्चों की शादियां करवा देंगे। लेकिन इससे पहले ही वो चौधरी रामनाथ तुम्हारे पीछे पड़ गया और इसलिए जल्दबाजी में ये शादी करनी पड़ गई। मेरे ससुर ने 65 साल चौधरी रामनाथ को ऐसा सीधा कर दिया था कि वो अपनी सारी जमीनें बेचकर वहां से दूर चला गया है। अब सब कुछ ठीक हो गया है। हालांकि मेरे पति ने अभी मुझसे कोई रिश्ता नहीं बनाया था। उसने कहा, जब तक तुम बड़ी नहीं हो जाती मैं तुमसे पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं बनाऊंगा। और फिर अगले 8 दिन के अंदर अंदर ब्रजेश पढ़ाई के इरादे से लंदन चला गया था और वहां से 6 साल के बाद लौटकर आया था। अब वो एक भरपूर मर्द बन चुका था और मैं भी 20 साल की हो चुकी थी। उसके बाद मुझे दोबारा से दुल्हन बनाया गया था और मेरे कमरे को फूलों से सजाया गया था और मुझे ब्रजेश के कमरे में बिठाया गया था। आज की रात हमारी सुहाग रात थी। हमने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी। ब्रजेश को पाकर मैं बहुत खुश थी। उसने मुझे जिंदगी की सारी खुशियाँ दे दी थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी जरूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना। रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।